तो अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज ल्यूकोमाइड रिएक्शन वर्सेस क्रोनिक माइलोजिनस ल्यूकीमिया। अब आप लोगों से कभी कभार ये क्वेश्चन वैसे वाइवा में पूछा जाता है कि ल्यूकोमाइड रिएक्शंस क्या है और क्रोनिक माइलोजिनस ल्यूकीमिया क्या है। ल्यूकीमिया तो हमें पता है कि इट इज़ अ फुल ब्लोन मेलिग्नेंसी। इसका मतलब यह है कि कैंसर को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड ल्यूकीमिया। लेकिन अगर आप लोगों से कोई ये पूछे कि ल्यूकोमाइड रिएक्शन और क्रोनिक माइलोजिनस ल्यूकीमिया CML में क्या डिफरेंस है, नंबर वन, डेफिनेशन के लिहाज से इट इज़ अ रिएक्टिव न्यूट्रोफिलिया मोर देन 50,000 सेल पर मिलीमीटर ऑफ क्यूब। इसका मतलब यह है कि एक इन्फेक्शन के खिलाफ न्यूट्रोफिल की रिएक्शन होती है। और जब CML की बारी आती है, इट इज अ माइलो प्रोलिफरेटिव कैंसर दैट इज पॉजिटिव फॉर BCR ABL कॉम्प्लेक्स एंड दैट इज कॉल्ड फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम 922 ट्रांसलोकेशन। ये कैंसर है और ये इन्फेक्शन के खिलाफ एक रिस्पॉन्स है। तो infectious response where neutrophil count is more than 50,000, think about leukocyte reaction। और ऐसा कैंसर जिसमें 922 क्रोमोसोम ट्रांसलोकेशन होती है। और उसमें हमेशा याद रखें, इसमें जो CML पेशेंट होता है इसमें ग्रेनुलोसाइट बढ़ेगी, बट मोस्ट इम्पोर्टेंट इज देर इज बेजोफिलिया। ये जो न्यूट्रोफिल मार्फोलॉजी है दैट इज टॉक्सिक ग्रेनुलेशन, डोल बॉडी, साइटोप्लाज्मिक वैक्यूल्स, ये सारी की सारी हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग है। Dole bodies are the intracytoplasmic inclusion body within the neutrophil। और इसमें सूडो पिलगर ह्यूट एनोमली। इसका मतलब यह है इट इज अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय बाइलोड न्यूक्लियस। इसका मतलब यह है कि अगर न्यूक्लियस जो है उसके अंदर लेस देन 5 सेगमेंट्स ऑफ द लोब्स होते हैं। क्योंकि न्यूट्रोफिल हमने पढ़ा था कि उसकी जो न्यूक्लियस है इट इज पोलीमार्फो न्यूक्लियर, तो उसमें लेस देन 5 लोब होते हैं। लेकिन ऐसा न्यूक्लियस जिसमें बाइलोड होता है और कैंसर के अंदर, इसको सूडो पेलगर ह्यूट एनोमली कहते हैं। ये एग्जाम के अंदर आता है, दैट इज कॉल्ड ल्यूकोसाइट अल्कलाइन फास्फेटेस। ल्यूकोसाइट का मतलब WBC है। तो ल्यूकोसाइट काउंट विल ऑलवेज हाई इन केस ऑफ इन्फेक्शन के खिलाफ जो रिएक्शन होता है, द ALP ल्यूकोसाइट अल्कलाइन फास्फेटेज लेवल विल वेरी हाई इफ देयर इज अ रिस्पॉन्स शो टू इन्फेक्शियस कंडीशन। लेकिन यहाँ पे ALP एंजाइम क्या है, वो कम है ड्यू टू डिक्रीज मैलिग्नेंट न्यूट्रोफिल। ये तो कैंसर है, कैंसर के अंदर इसकी लेवल कम है और इसकी नॉर्मल लेवल ये 20 से लेके 100 के दरमियान होता है। ये 20 से कम होता है और ये 20 से कम होता है, ये 100 से ज़्यादा होता है। और यूसिनोफिल एंड बेजोफिल इसके अंदर नॉर्मल होते हैं, क्योंकि यहाँ पे दैट इज द रिस्पॉन्स अगेंस्ट इन्फेक्शन। सो देयर विल बी मोस्ट कॉमनली न्यूट्रोफिलिया, बट बेजोफिल एंड यूसिनोफिल विल बी नॉर्मल। एंड एज आई टोल्ड यू कि इस कैंसर के अंदर द मोस्ट कॉमन देयर इज इंक्रीज बेजोफिल, देयर विल बी बेजोफिलिया। तो देखिए दो चीजें, अगर हम इन्फेक्शन के खिलाफ एक आम रिएक्शन की बात करें, वो ल्यूकोमाइड रिएक्शन है जिसमें न्यूट्रोफिल बढ़ेंगे। और एक फुल ब्लोन कैंसर जिसमें BCR ABL जीन म्यूटेशन होती है, वो क्रोनिक माइलोजिनस ल्यूकीमिया है। ALP ल्यूकोसाइड अल्कलाइन फास्फेटेज दैट इज हाई इन ल्यूकोमाइड रिएक्शन बट दैट इज लो इन CML। और द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो यूसिनोफिल एंड बेजोफिल लेवल है, ये ल्यूकोमाइड रिएक्शन में नॉर्मल होता है, बट कैंसर के अंदर इसकी लेवल ज़्यादा होती है। इसके बाद आते हैं अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कॉल्ड पोलीसाइथीमिया। अभी हम डिस्कस करेंगे पोलीसाइथीमिया, हमने पढ़ा तो है लेकिन अब इसकी हम वेराइटीज पढ़ेंगे। नंबर वन, एप्रो रिलेटिव पोलीसाइथीमिया, इट मे बी अप्रोप्रिएट एब्सोल्यूट और इनअप्रोप्रिएट एब्सोल्यूट। और एक है पोलीसाइथीमिया वेरा। तो अब जो पोलीसाइथीमिया वेरा है उसको डिस्कस करते हैं कि इसका मतलब क्या है। पोलीसाइथीमिया वेरा के अंदर जो प्लाज्मा वॉल्यूम है वो भी ज़्यादा होगी और RBC मास बहुत ज़्यादा होगा। द रीज़न इज कि पोलीसाइथीमिया वेरा इज अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय JAK2 काइनेज म्यूटेशन इन द बोन मेरो। और इसकी वजह से ऑक्सीजन सेचुरेशन पे कोई असर नहीं होगा। और RBC जितना ज़्यादा होगा तो देर इज डिक्रीज एरिथ्रोपोइटिन, एरिथ्रोपोइटिन लेवल डिक्रीज इन PCV पैक सेल वॉल्यूम ड्यू टू नेगेटिव फीडबैक सप्रेसिंग रीनल एरिथ्रोपोइटिन प्रोडक्शन। इसका मतलब यह है कि अगर प्राइमरी प्रॉब्लम है, प्राइमरी डिस्टरबेंस है, अगर प्रॉब्लम बोन मैरो का है, तो फिर RBC जितना ज़्यादा होगा तो नेगेटिव फीडबैक से एरिथ्रोपोइटिन की जो प्रोडक्शन रेट है किडनी से वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी।
दैट इज कॉल्ड पॉलीसाइथीमिया वेरा। लेकिन अगर ऐसा कंडीशन है जिसमें फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन सेचुरेशन कम हो रही है, क्या हो रही है, कम, लाइक लंग डिजीज है, हाइपोक्सिया है, कंजेनिटल हार्ट डिजीज है, साइनोटिक हार्ट डिजीज, हाई एल्टीट्यूड है, obstructive sleep apnea, these all condition can cause hypoxia। hypoxia का मतलब डिक्रीज ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन सेचुरेशन कम होगी, द किडनी विल सेंस दिस लो ऑक्सीजन, इट विल रिलीज एरिथ्रोपोइटिन, एंड एरिथ्रोपोइटिन विल लीड्स टू इंक्रीज आरबीसी प्रोडक्शन। इसका मतलब यह है द स्ट्रॉन्गर स्टिमुलस फॉर द रिलीज ऑफ एरिथ्रोपोइटिन, दैट इज कॉल्ड हाइपोक्सिया। और जब हाइपोक्सिया के अंदर एरिथ्रोपोइटिन बढ़ेगी तो वो डेफिनेटली आरबीसी मास को बढ़ाएगी, और इस पर जनाब प्लाज्मा वॉल्यूम का कोई असर नहीं होगा। लेकिन अगर एक पेशेंट है उसको आप बाहर से एक्सोजीनियस क्या देंगे, एरिथ्रोपोइटिन देंगे। तो एरिथ्रोपोइटिन अगर आप बाहर से देंगे एक्सोजीनियस, लाइक ब्लड डोपिंग या एंड्रोजन स्टिमुलेशन, या मिस यूज कोई एथलीट करे, या इनअप्रोप्रिएट एरिथ्रोपोइटिन सिक्रीशन, द कॉमन काजेज रीनल सेल कार्सिनोमा एंड हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा। ये दो ऐसे कैंसर है जिसमें एरिथ्रोपोइटिन ये नहीं देखता कि ऑक्सीजन रेशो कम है कि ज्यादा है। अगरचे ऑक्सीजन कम हो तो एरिथ्रोपोइटिन ज्यादा होगा, दैट इज फिजियोलॉजी। बट पैथोलॉजिकल कंडीशन में अगर रीनल सेल कार्सिनोमा या हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा में एरिथ्रोपोइटिन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो आरबीसी मास को भी बढ़ाएगा, और वो फिर ये नहीं देखेगा कि ऑक्सीजन कम है या ज्यादा है। तो देखिए, एरिथ्रोपोइटिन का कम होना, आरबीसी का बढ़ना, दैट इज प्राइमरी प्रॉब्लम। एरिथ्रोपोइटिन का बढ़ना और आरबीसी का बढ़ना, ऑक्सीजन कम होना, दैट इज रिलेटिव एप्रोप्रिएट एब्सोल्यूट। और अगर एरिथ्रोपोइटिन ज्यादा है इररिलेवेंट ऑफ ऑक्सीजन, लोग तो ये समझते हैं कि एरिथ्रोपोइटिन तब आएगा जब ऑक्सीजन की लेवल कम होगी, लेकिन वो कंडीशन जिसमें एरिथ्रोपोइटिन बढ़ेगी विदाउट ऑक्सीजन लेवल, तो वो रीनल सेल कार्सिनोमा एंड हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा में है। इसमें डिहाइड्रेशन में क्या होता है, बर्न में प्लाज्मा वॉल्यूम कम होगी, लेकिन सेल की प्रोडक्शन रेट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो प्लीज रिमेंबर कि अगर प्राइमरीली प्रॉब्लम इनिशियली बोन मेरो में हो, जिसकी वजह से आरबीसी की प्रोडक्शन कई गुना बढ़ जाए, तो उसको हम कहते हैं एब्सोलूट, या इसको कहते हैं प्राइमरी पोलीसाइथीमिया, और इसको हम पोलीसाइथीमिया वेरा भी कहते हैं। लेकिन अगर प्रॉब्लम आरबीसी से बाहर है तो उसको सेकेंडरी पोलीसाइथीमिया वेरा कहते हैं। देखिए, क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन, दिस टेबल इज सुपर सुपर इंपॉर्टेंट, और ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस की है। एटलीस्ट 2 MCQs कम फ्रॉम दिस टॉपिक। अगर एग्जाम के अंदर आ जाए कि ट्रांसलोकेशन 8 in 14 seen in, that is called Burkitt lymphoma, the gene responsible is c-MEG gene। फिर 11 14 mental cell lymphoma, which is cyclin D1 gene activation। फिर इसके बाद ट्रांसलोकेशन 11 18 सीन इन मार्जिनल जोन लिम्फोमा, ये आप लोगों ने याद रखना है। फिर 14 and 18 फोलिकुलर सेल लिम्फोमा, और इसमें BCL2 जीन एक्टिवेशन होता है। और इसमें आप लोग को बताया था कि इट इज एंटी एपोप्टोटिक जीन, और अगर इसकी एक्टिवेशन ज्यादा होगी तो एंटी एपोप्टोटिक एक्टिविटी ज्यादा होगी, तो सेल की जब डेथ नहीं होगी, सेल ज्यादा देर तक सर्वाइव करेगा, तो उसमें कैंसरस चेंजेस के चांसेस ज्यादा होंगे। और 15 17 APL acute promyelocytic leukemia, which is previously known as M3 AML, or 922 Philadelphia chromosome, that is seen in CML, that is also seen in ALL but less common, is the Philadelphia C सीरीमेल चीज। इसका मतलब ये CML के अंदर होता है। इन सब में अगर आप लोग कहे कि सर हमें दो तीन ऐसे बताए जो एग्जाम के अंदर ज्यादातर आते हैं, फॉर मी द मोस्ट इम्पोर्टेंट 8 14, नंबर 2 15 17, एंड द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज कॉल्ड 922। ये कहते हैं कि द IG heavy chain gene on chromosome 14 constitutively expressed when the other gene like c-MEG BCL2 translocated next to this gene, they can overexpress and they lead to a cancerous changes, and that depending upon the gene, कि अगर c-MEG जीन इसके साथ मिला है तो बर्केट लिम्फोमा, अगर BCL2 इसके साथ मिला है तो फोलिकुलर सेल लिम्फोमा। देखिए, इसमें भी 14 है, इसमें भी 14 है, इसमें भी 14। ये कहते हैं 14 क्रोमोसोम पे जो इम्यूनोग्लोबुलिन हैवी चेन है उसके साथ अगर कहीं और से जीन आकर मिलता है तो उसकी एक्टिविटी को ओवर एक्सप्रेस करता है, जिसकी वजह से कैंसरस चेंजेस के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड लेंगरहान सेल हिस्टियोसाइटोसिस। इट इज अ कलेक्टिव ग्रुप ऑफ
proliferative disorder of Langerhans cell. Langerhans cell are the antigen presenting cell normally found in the skin. हमने पहले कहा था कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, जो ऐसा सेल बाहर से आने वाले एंटीजन को टी लिम्फोसाइट को प्रेजेंट करे, तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की जो एग्जांपल है वो लिख ले। वन इज बी सेल, अनदर इज कॉल्ड डेंड्राइटिक सेल। आप लोगों से कोई ये पूछे कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डेंड्राइटिक सेल, ये भी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्किन के अंदर जो सेल पाए जाते हैं जो एंटीजन को प्रेजेंट करते हैं एंड टू टी लिम्फोसाइट लिंगरहान सेल। सो दीज थ्री आर दी क्लासिकल एग्जांपल्स ऑफ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। कहते हैं कि अगर इस लिंगरहान सेल की डिसऑर्डर हो जाए, कैंसर हो जाए, तो उसको लिंगरहान्स हिस्टियोसाइटोसिस, प्रेजेंट इज अ चाइल्ड लाइटिक बोन लेजन, स्किन रैशेस एंड रिकरेंट ओटाइटिस मीडिया विद मास इन्वॉल्विंग द मस्टार्ड बोन। हमारी जो आरिकल है, कान है, इसके पीछे जो बोनी पार्ट है, इसको मस्टार्ड प्रोसेस कहते हैं। इसके अंदर मास होता है। सेल आर फंक्शनली इमेच्योर एंड डू नॉट इफेक्टिवली स्टिमुलेट प्राइमरी टी सेल। इसलिए हमेशा याद रखें, दी सेल जो कैंसर सेल है एक्सप्रेस S100 एंड CD1A। लेकिन S100 जब भी एग्जाम के अंदर मार्कर आ जाए, लिंगरहान सेल हिस्टियोसाइटोसिस, और उसमें जब हम सीरम देखते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, सो देयर इज बर बिग ग्रेन्यूल दैट इज कॉल्ड टेनस रैकेट, रॉड शेप ऑन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी आर दी कैरेक्टरिस्टिक। एवरीथिंग, सब कुछ भूल जाए, टेनस रैकेट और रॉड शेप एबनॉर्मल सेल ऑन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, थिंक अबाउट लिंगरहैन हिस्टियोसाइटोसिस। अगर आप लोग FCPS का जो अभी एग्जाम हुआ है, इसको नहीं, इससे पिछला वाला एग्जाम उठाकर देखे, उसके अंदर EMCQs मैंने खुद देखा था कि एक पेशेंट है, उसको जनाब बोनी लेजन है, उसको बोनी पेन है, और उसको रिकरेंट ओटाइटिस मीडिया है, और इसका मास्टाइड बोन के ऊपर जब हम पल्पेट करते हैं, द पेशेंट एक्सपीरियंस टेंडरनेस एंड दैट पेशेंट आल्सो कैरेक्टराइज्ड बाय टेनस रैकेट अपीयरेंस सेल, थिंक अबाउट लिंगरहान सेल हिस्टियोसाइटोसिस। तो ये चीज आप लोग को जो है एग्जाम के दिन मस्ट मस्ट आना चाहिए, एंड दैट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट व्हाइल यू आर डूइंग द MCQs क्वेश्चन। इसके बाद है ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि व्हाट इज मेंट बाय ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम। अभी हम डिस्कस करते हैं कि ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम क्या है। इट इज द ऑन्कोलॉजिक ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम। थोड़ा सा पढ़ते हैं कि जब ट्यूमर होता है कैंसर, तो उसमें सेल की प्रोडक्शन भी होती है, तो साइड बाय साइड सेल की लाइसिस भी होती है। तो अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय ट्यूमर सेल लाइसिस एंड प्रोडक्शन साइड बाय साइड, दैट इज कॉल्ड ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम। आप लोगों को पता है सेल के अंदर क्या होता है, पोटाशियम। जब सेल की लाइसिस होगी, पोटाशियम विल कम आउट विच लीड टू हाइपरकेलेमिया, देयर विल बी मसल एक्स, मसल वीकनेस, इरिथमियाज एंड मसल वीकनेस बिकॉज ऑफ इंक्रीज सीरम पोटाशियम। फिर सेल के अंदर फास्फेट ज्यादा होता है, तो हाइपर फास्फेट ईमिया। लेकिन ये फास्फेट जब सीरम कैल्शियम के साथ मिलता है, तो फ्री कैल्शियम का लेवल कम होगा, देयर विल बी सीजर एंड टेटनी, severe spasm of the hand muscle is called tetany, and these phosphate they can combine with calcium form calcium phosphate crystal, can cause acute kidney injury। और आप लोगों को पता है सेल के अंदर प्यूरिन रिंग होता है, और उसका एंड प्रोडक्ट मेटाबॉलिक क्या है, यूरिक एसिड। तो सेल से यूरिक एसिड भी निकलेगी, देयर विल बी हाइपर यूरेसेमिया। और ये यूरिक एसिड जब बॉडी में बढ़ती है, इट विल कन्वर्ट इनटू मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल। ये किस में कन्वर्ट होगी, monosodium urate, and these monosodium urate crystal will deposit in the joint, they can cause gout। ये क्या कराती है, गाउट पेन कराती है, और गाउट के साथ साथ एक्यूट किडनी इंजरी कराती है। तो गौर से सुने, अगर एक पेशेंट है, उसको फॉर एग्जांपल ट्यूमर है, ट्यूमर के दौरान अगर उसमें तीन चीजें बढ़ती है और एक चीज कम होती है, लाइक हाइपरकेलेमिया, hyperphosphatemia, hyperuricemia, these three things, number one, number two, number three, they are high, but only calcium is decreased, they can cause tumor lysis syndrome। इसके लिए oncological emergency trigger by massive tumor lysis seen most often with lymphomas and leukemia, usually caused by treatment initiation, but can occur spontaneously with fast growing cancerous cell। अब असल में जब एक पेशेंट है वो कैंसर में डायग्नोज होता है, उसको हम ट्रीटमेंट स्टार्ट कराते हैं, एंड व्हेन वी स्टार्ट द ट्रीटमेंट, तो क्या होता है उस टाइम, जब इनिशिएशन थेरापी स्टार्ट होती है, तो उस टाइम पे कैंसर सेल की ब्रेक डाउन होती है, लाइसिस होती है। उस टाइम पे ये सिम्टम आना शुरू हो जाते हैं, रिलीज ऑफ पोटाशियम लीड टू हाइपरकेलेमिया, रिलीज ऑफ फास्फेट हाइपर फास्फेटीमिया। बट
इंक्रीज ऑफ फास्फेट कैन लीड सीक्वेस्टर कैल्शियम hypocalcemia or increased uric acid hyperuricemia acute kidney. The most common initial step in the management of tumor lysis syndrome, that is aggressive hydration. जैकेट FCPS, जैकेट FCPS, प्लीज सारे के सारे आप लोग इस पॉइंट को गौर से देखें. इफ एनी पेशेंट who is diagnosed for previously cancer, that patient received treatment, and during the treatment the patient developed hyperkalemia, hyperphosphatemia, hyperuricemia and hypocalcemia, think about tumor lysis syndrome. To prevent acute kidney injury, the most common इनिशियल स्टेप इन द मैनेजमेंट इज एग्रेसिव हाइड्रेशन. फिर ये जो एलोप्यूरिनोल है, एनरेस ब्यूरिक एसिड है, दे आर यू टू डिक्रीज द यूरिक एसिड एंड डिक्रीज द टेंडेंसी ऑफ जॉइंट पेन. ये फिर जॉइंट पेन को कम करने के लिए हम देते हैं. ठीक है जी. इसके बाद अभी आते हैं हम हेमाटोलॉजी की फार्माकोलॉजी की साइड पे. इस पे हम पढ़ते हैं कि फार्माकोलॉजी में द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज हेपरिन. यार कुछ ड्रग ऐसे है जिसको आप लोगों ने याद रखना है, एंड दे विल फ्रीक्वेंटली आस्क इन द एग्जाम. अब ये जो हेपरिन है इसकी मैकेनिज्म क्या है? इट एक्टिवेट एंटी थ्रोम्बिन विच डिक्रीज द एक्शन ऑफ फैक्टर 2A विच इज कॉल्ड थ्रोम्बिन एंड 10A. इसका मतलब थ्रोम्बिन का काम क्या है? इट कन्वर्ट फाइब्रिनोजिन एंड टू फेब्रिन. सो नॉर्मली थ्रोम्बिन इज अ क्लॉटिंग फैक्टर 2A दैट कैन काज थ्रोम्बोसिस. इस थ्रोम्बिन के खिलाफ काम करने वाला एंटी थ्रोम्बिन है, और इस एंटी थ्रोम्बिन को अगर हम एक्टिवेट करें हेपरिन के जरिए, तो एंटी थ्रोम्बिन विल डिक्रीज द एक्शन ऑफ थ्रोम्बिन विच डू नॉट लीड टू कोagulation. इसी वजह से जो वारफरीन हेपरीन है, इट हैज एंटी कोएगुलेंट रोल. ये क्या है? एंटी कोएगुलेंट. लेकिन इसकी जो हाफ लाइफ है दैट इज वेरी शॉर्ट. क्लिनिकल यूज क्या है? इमीडिएट एंटी कोagulation फॉर पल्मोनरी एम्बोलिज्म, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, MI, DVT, यूजिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बिकॉज डू नॉट क्रॉस प्लेसेंटा. मैंने आप लोग को पहले बताया था, हेपरीन कीप द बेबी हैप्पी. अगर हेपरीन बच्चे को हैप्पी रखता है, इट डू नॉट क्रॉस प्लेसेंटा, नॉट टेराटोजेनिक. और जब हम हेपरीन इस्तेमाल करते हैं, इट विल अफेक्ट द क्लॉटिंग फैक्टर इन इंट्रिंसिक पाथवे. इसलिए हम PTT या APTT को मॉनिटर करते हैं. अगर एक पेशेंट है उसने हेपरीन ज़्यादा ली है और उसको सीवियर ब्लीडिंग हो जाए, तो फिर हम एंटीडोट देते हैं जिसपे हम हेपरीन की टॉक्सिसिटी को रिवर्स करें, दैट इज प्रोटामीन सल्फेट. उसका नाम क्या है? प्रोटामीन सल्फेट. हेपरीन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ओस्टियोपोरोसिस विद लॉन्ग टर्म यूज, ड्रग ड्रग इंटरेक्शन एंड टाइप 4 रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस. सो इसमें जो मोस्ट कॉमन है वो दो है, हेपरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया एंड ओस्टियोपोरोसिस. अब ये जो हेपरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, ये टाइप 1 टाइप 2. टाइप 1 माइल्डर है, प्लेटलेट लेवल मोर देन 1 लाख, ट्रांजिएंट नॉन इम्यूनोलॉजिकल ड्रॉप इन प्लेटलेट काउंट that typically occur within first 2 days of heparin administration, not clinically significant. कभी कभार कहते हैं कि जब हम हेपरीन देते हैं, तो हेपरीन देने की वजह से विद इन फर्स्ट 2 days ऑफ यूज इट डिक्रीज द प्लेटलेट लेवल माइल्डली. इतना नहीं गिरता कि इस पेशेंट से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए, इसीलिए क्लिनिकली नॉट सिग्निफिकेंट. बट मोस्ट इम्पोर्टेंट इन विच FCPS, JCAT, NRE, MRCP इस तरह के एग्जाम के अंदर आता है, वो आप लोगों का है HIT टाइप 2. इसमें क्या होता है कि हेपरीन देने से देर इज डेवलपमेंट ऑफ IgG एंटीबॉडी अगेंस्ट हेपरीन बाउंड प्लेटलेट फैक्टर 4. हेपरीन बाउंड प्लेटलेट फैक्टर 4 that typically occur 5 to 10 days after heparin administration. जो एंटीबॉडी है IgG, एंटीबॉडी हेपरीन प्लेटलेट फैक्टर 4 कॉम्प्लेक्स बाइंड एंड एक्टिवेट प्लेटलेट, and these platelet removed by splenic macrophages and can cause thrombosis. और आप लोगों को पता है इससे ओवरऑल प्लेटलेट काउंट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. तो दो चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है कि अगर एक पेशेंट है, हम उसको हेपरीन देंगे, हेपरीन देने के बाद अगर 5 से 10 दिन के दरमियान उसको ब्लीडिंग स्टार्ट और थ्रोम्बोसिस स्टार्ट हो जाए, तो उसको हेपरीन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं. कि कभी कभार हेपरीन देने से एबनॉर्मल एंटीबॉडीज प्रोडक्शन होती है, और वो जाकर प्लेटलेट काउंट को कम करते हैं. हाईएस्ट रिस्क विद अनफ्रैक्शनेटेड हेपरीन, ट्रीटमेंट इज डिस्कन्टिन्यू हेपरीन, स्टार्ट अल्टरनेटिव एंटीकोआगुलेंट दैट इज कॉल्ड ergotrobin and fondaparinux safe to use, do not interact with platelet factor 4. असल में जो हेपरीन है, ये
प्लेटलेट फैक्टर 4 के ऊपर बाइंड करता है, क्योंकि इसने क्या करना है, क्लाट को प्रिवेंट करना है। एक तो एक्टिवेट करता है एंटी थ्रोम्बिन, और दूसरा ये प्लेटलेट फैक्टर 4 कॉम्प्लेक्स के साथ बाउंड करके प्लेटलेट को कोagulate होने से प्रिवेंट करता है। लेकिन कुछ लोगों में उसके खिलाफ आईजीजी बनती है, एंड दैट आईजीजी विल लीड टू थ्रोम्बोसाइटोपिनिया व्हिच कैन कॉज व्हाट आंसर इज हेपरिन एंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया टाइप 2। अगर एग्जाम में आ जाए कि ऐसा हेपरिन एंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया जो हेपरिन देने के 1-2 दिन में आ जाए, वो टाइप 1 है। जो 5 to 7 डेज या 5 to 10 डेज के दरमियान आ जाए, वो टाइप 2 है। नोट में लेके, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन लाइक एनोक्साप्रिन एंड डेल्टाप्रिन, प्रीन प्रीन मीन हेपरिन, they are act mainly on factor 10A. Fondaparinux only act on factor 10A. Both are not easily reversible. Unfractionated heparin used in a patient with renal insufficiency. Low molecular weight heparin should be used with caution because they undergo renal clearance. तो लो molecular weight heparin हम किसी को देंगे तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि द पेशेंट किडनी इज वर्किंग आर नॉट, क्योंकि विदाउट किडनी फंक्शन हम लो मॉलिकुलर वेट हेपरिन इंड्यूस नहीं कर सकते। इसमें आप लोगों ने याद रखना है, एग्जाम के अंदर एक सवाल आता है, फोंडा पेरिनेक्स, एक्स का मतलब होता है आखिर में, इट मेनली एक्ट ऑन फैक्टर 10A। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, तो प्लीज रिमेंबर इट। यहाँ तक इंशाल्लाह देंगे, कल कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह फार्माकोलॉजी को आगे प्रोसीड करें। जज़ाकल्लाह।